नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्मार्टफोन्स के आने से प्राइवेसी एकदम खत्म सी हो गई है। आज हर फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी आ गई है। पहले कॉल रिकॉर्डिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था। इसे फोन टैपिंग भी कहा जाता था। कानूनन आप फोन टैपिंग नहीं कर सकते हैं और यह अधिकार केवल गवर्नमेंट लेवल पर ही पॉसिबल है। लेकिन स्मार्टफोन्स में ये फीचर बहुत इजीली अवेलेबल है और आप फोन रिकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वॉइस रिकॉर्डिंग की कानूनी स्थिति क्या है। ये हम आज के वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आप इससे वॉइस या वीडियो रिकॉर्डिंग, ईमेल, चैट, स्क्रीनशॉट्स को कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। इसी वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आप अपनी लाइफ में जो डिजिटल एस्पेक्ट से संबंध रखते हैं वो क्या है और उनकी कानूनी स्थिति क्या है। वीडियो में आगे बढ़े तो उससे पहले एक गुजारिश है आपसे। हमारी टीम इन वीडियोस को बनाने में बहुत ही मेहनत करती है ताकि आपको ऐसे अधिकारों के बारे में बताया जा सके जो आपकी प्रतिदिन की जिंदगी को छूते हैं। इसलिए हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये सारी जानकारी डिजिटल एस्पेक्ट से हमारा मतलब है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस, यूज ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर एप्स एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर आप इन सारी बातों को लेकर किसी डिस्प्यूट में फंस जाते हैं, चाहे वो डिस्प्यूट आप पर थोपा गया हो या आपने शुरू किया हो, क्योंकि ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो आपका इन सारे एविडेंसेस भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही कोर्ट में प्रोड्यूस करने होते हैं। दोस्तों, भारतीय संसद ने एक कानून सन 2000 में बनाया था जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस कानून में टाइम टू टाइम बहुत सारे बदलाव किए गए जिन्हें हम कानूनी भाषा में अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। ये अमेंडमेंट्स टेक्नोलॉजी के स्वरूप के बदलाव के कारण किए गए हैं। हालांकि इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये पूरा कानून क्या है और बदलाव कौन से हैं, लेकिन हम आपको इस कानून के उस हिस्से से अवगत कराएंगे जो आज के वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है और हमें समझने में बहुत आसानी प्रदान करेगा। इस एक्ट के आने के बाद कई सारे अमेंडमेंट्स हमें दूसरे कानूनों में भी किए गए, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडिया एविडेंस एक्ट। दोस्तों, जब ये सारे कानून हम एक साथ पढ़ते हैं और इनका एक सार निकालते हैं तो जो मोटी मोटी बातें निकल के आती हैं वो ये है कि आम आदमी के समझने के लिए कुछ शब्दों का समझना बहुत जरूरी है। वो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से हमारा मतलब यह है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैब्स, लैपटॉप्स, नेटवर्क जैसे सर्विस प्रोवाइडर लाइक वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क पर बनाया गया है और सेव किया गया है, और इन सब में जो चीजों को इंक्लूड किया गया है वो है ईमेल, चैट, स्क्रीनशॉट, स्कैन्स, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग या ऐसी ही कोई सिमिलर चीज। इन सभी शब्दों का डिटेल्ड डेफिनेशन हमें आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 2 में मिलता है। सेक्शन 65V भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि इन डॉक्यूमेंट्स की एडमिसिबिलिटी को बताता है। साधारण भाषा में एडमिसिबिलिटी का मतलब है स्वीकार्यता, कि यह रिकॉर्ड जो आपके पास है उसे कोर्ट में पेश किया जाए और कोर्ट उस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करे। इस सेक्शन के सब सेक्शन 2 में वो कंडीशंस बताई गई हैं जिन कंडीशंस में आप इस रिकॉर्ड को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें 4 क्लॉजेस हैं जो इनकी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहली कंडीशन यह है कि वो इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर रिकॉर्ड जिस समय पर बनाया गया था वह डिवाइस उस समय उस व्यक्ति के नियंत्रण में थी जो व्यक्ति ऐसा करने के लिए अधिकृत था। दोस्तों, इसका सिंपल मतलब यह है कि आप उस डिवाइस को रेगुलरली यूज कर रहे हो और वो आपकी पोजीशन में रेगुलरली है। अगर वो डिवाइस सिर्फ किसी एविडेंस क्रिएट करने के लिए काम में ली गई है तो ऐसे एविडेंस को मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरी कंडीशन ये बताई गई है कि वो जिस डिवाइस की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जा रही है वो रूटीन में रेगुलरली फीड की जा रही है। अगर कोई डिवाइस सिर्फ एविडेंस क्रिएट करने के लिए उपयोग में लाई गई है तो एडमिसिबल नहीं होगी। तीसरी कंडीशन यहाँ पे लगाई है वो है यह कि जिस डिवाइस में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है वो डिवाइस प्रॉपर्ली काम करनी चाहिए। इस कंडीशन में यह भी बताया गया है कि अगर किसी डिवाइस में सूचना रिकॉर्ड करते समय कोई तकनीक की खामी हो गई है तो ऐसे रिकॉर्डमेंट की कोई मान्यता नहीं होगी। चौथी और आखिरी कंडीशन यह बताई गई है कि यह इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड होना काफी नहीं है। यह रिकॉर्ड तब तक वैलिड रिकॉर्ड नहीं है जब तक ये सेक्शन 65B के क्लॉज 4 की रिक्वायरमेंट्स को पूरी ना करे। हर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ एक सर्टिफिकेट पेश करना होता है जिसमें बताई जाने वाली डिटेल्स देनी होती है। अब हम जानते हैं कि कौन सी कंडीशंस जो इस रिकॉर्ड को एक वैलिड रिकॉर्ड बनाती है। इसमें अधिनियम 3 कंडीशंस बताई गई है। जो सबसे पहला रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वो तरीका डिस्क्राइब करना होगा जिसमें वो रिकॉर्ड
कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट सेक्शन 65B देना होगा कि यह रिकॉर्डिंग कौन सी डिवाइस में ओरिजिनली सेव थी और इसे CD या पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया गया था। इस सर्टिफिकेट में यह लिखा जाना भी आवश्यक है कि इस CD या पेन ड्राइव में ट्रांसफर की गई इंफॉर्मेशन ओरिजिनल की कॉपी की गई है। यह सर्टिफिकेट वो व्यक्ति देगा जिसके कंट्रोल या पोजीशन में वो डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया गया है। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट कैसा होता है यह भी आपको बताया जाना जरूरी है। नोट कीजिए कि ये सर्टिफिकेट एक एफिडेविट के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें यह लिखा जरूरी होता है कि वो डिवाइस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है और उसका मालिकाना हक, कंट्रोल या पोजीशन और जिस समय इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है वो उस समय की डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क कर रही थी। अगर यह रिकॉर्ड किसी दूसरी डिवाइस में पेश किया गया जो कि रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस से डिफरेंट हो तो यह भी बताना होगा। यह भी कि उस रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है और किस व्यक्ति और संस्था ने यह ट्रांसफर किया था। इस सर्टिफिकेट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट इस अधिनियम में नहीं दिया गया है, लेकिन यह सर्टिफिकेट हर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ पेश करा जाना मैंडेटरी है और अगर हम ऐसा कोई सर्टिफिकेट पेश नहीं करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट में वो पूरी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया गया है और वो कोर्ट में पेश कर दी जाती है तो ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत इसकी एडमिसिबिलिटी को लेकर नहीं होगी और इस तरह का रिकॉर्ड प्राइमरी डॉक्यूमेंट या एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। फ्रेंड, इस तरह आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो उसे कोर्ट डिनाई नहीं कर सकेगा और अगर सामने वाली पार्टी ने ऐसा कोई इंफॉर्मेशन कोर्ट में प्रोड्यूस किया है तो आप इन धाराओं के तहत ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और लीगल एडवाइस के लिए हमें फॉलो करती